दोस्तों आवाज़ वगैरह जा रहा है ना? चलिए ठीक है, एक सेकेंड। दोस्तों आप लोग वाकिफ़ ही होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपके एग्ज़ाम में कितना बड़ा रोल रहता है और इसे बनाने के बाद आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। सबसे पहले हम अपना बेनिफिट बताते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा। दोस्तों हमने कई सारे एग्ज़ाम को क्रैक किया है, उसमें से लेटेस्ट अभी एग्ज़ाम दोस्तों एसएससी एमटीएस का हुआ है, जिसमें से हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मतलब मैथ में अगर देखा जाए तो 25 आउट ऑफ 25 लाए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 आउट ऑफ 25। तो दोस्तों क्यों कैसे इतना मेरा नंबर आ गया और क्या आपको करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा एक मतलब 10 सेकंड का विस्तार बता देते हैं कि आप जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाओगे उतना आपके दिमाग में क्लैरिटी बनेगा कि किस तरह के सवाल हमारे एग्ज़ाम में आएंगे। क्योंकि जो भी पिछला बार पूछा जाता है दोस्तों वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, कुछ 10% 15% एक्स्ट्रा आता है। जैसे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हुआ, उसमें भी सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही रोल रहा है। तो ज़्यादा आपको इरिटेट ना करते हुए सीधा टॉपिक पर आएंगे। उसके बाद थोड़ा सा एक सेकंड कि आपको हम जो ए वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे सॉल्यूशन का प्रीवियस ईयर का, उससे आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों कि बार बार वीडियो देखने से आपका भी टाइम वेस्ट होगा, तो क्या करेंगे आप एक बार वीडियो देखेंगे और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको मिलेगा, जैसे 0 से हम अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा। 2 मिनट के बाद मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ क्वेश्चन नंबर 1 दिख जाएगा। उसमें से एक चीज़ हम और ऐड किए हैं दोस्तों कि वहाँ पे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन अलजेब्रा का है तो वहाँ लिख देंगे कि 2 मिनट से क्वेश्चन नंबर 1 चालू हुआ है जो कि अलजेब्रा से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों जैसे मान लीजिए कि 3 मिनट से चालू हो रहा है तो उसके बगल में लिख दें कि ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, ताकि आपका बेनिफिट दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकोगे। अब दोस्तों इसके लिए थोड़ा सा हम इस तरह से आपको बता देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको बोले कि 0 सेकंड से मान चालू भी इंट्रोडक्शन हो रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, ताकि वहाँ पे आप टाइम वेस्ट ना करेंगे। जैसे जो लड़के बार बार देखेंगे, जैसे आज भी कल भी परसों भी, उसको बार बार इंट्रोडक्शन देखने का ज़रूरत नहीं है। तो वो सीधा क्या करेंगे, अपना जहाँ से स्टार्ट है उसका टॉपिक वहाँ से देखना स्टार्ट कर देंगे। जो लड़के नए आए हैं वो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे ताकि उसको समझ में आए कि हमको कैसे कैसे चलना है। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप सीक्वेंस से नहीं पढ़ोगे दोस्तों तो आपको बड़ा दिक्कत हो जाएगा, मतलब आप बढ़िया से याद नहीं रख पाओगे। जैसे आपको बोलेगा इस तरह से कि ABCDEF, इस तरह से जाते जाते आपको बोलेगा जेड तक बोलने, तो आप आराम से बोल दोगे। लेकिन आपको कहीं पे लिख देगा डी, कहीं पे लिख देगा एच, कहीं पे लिख देगा एफ, कहीं पे लिख देगा जेड, और इस तरह से दोस्तों आपको याद करने बोलेगा तो आप नहीं याद कर पाओगे और आपका दिमाग इसको एक्सेप्ट जल्दी नहीं कर पाएगा। तो सीक्वेंस में पढ़ना आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक बात और दोस्तों, हर बार तो हम आपसे प्रोमिस जो किए वो कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन इस बार पक्का प्रोमिस करेंगे, मेरा व्यू जाए या ना जाए, लेकिन हमने ठान लिया है कि पूरा 48 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते होंगे आप। और इस पूरे 48 शिफ्ट पर करवाएंगे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन का, पक्का करवाएंगे। और ये आज का हमारा पेपर 1 है दोस्तों। 25 क्वेश्चन पूरा करवाने वाले हैं और सबका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे ताकि आप आराम से एक्सेस कर पाओगे। उसके बाद एक चीज़ और, आपको पीडीएफ में दोस्तों एक चीज़ और मिलेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, बार बार आप तो वीडियो आओगे नहीं देखने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पूरे पीडीएफ 25 क्वेश्चन का। उसमें मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं, मान लीजिए क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं बन रहा है तो वहीं पीडीएफ पे आप यहाँ पे देखोगे नीचे में, यहाँ पे सॉल्यूशन वाला लिंक है, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे आप हमारे वीडियो पर आ जाओगे और वहाँ से आप इसका सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, ताकि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचे और आप एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्म कर सकोगे। तो दोस्तों 2022-23 के एसएससी एमटीएस का तैयारी आप कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए है और यहाँ से आपका वीडियो स्टार्ट होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 16 मीटर है के आकार के प्लॉट के एक कोने में एक बकरी 10.5 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है। त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें बकरी चर पाएगी मतलब घास वगैरह चरेगी। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ बनाते हैं
एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो, सॉरी शायद मेरा इमेज से आपको दिक्कत हो रहा हो तो इधर आ जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक यहाँ पे समबाहु त्रिभुज दोस्तों। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, इसको बना लिए। अब बोल रहा है दोस्तों इस समबाहु त्रिभुज में, इसको हम यहाँ से चेंज करें तो होगा कितना दोस्तों, आपके ही सहूलियत के लिए थोड़ा सा हमारा तो इमेज शायद इधर से दिख रहा होगा। दोस्तों हम इस तरह से कर लें ताकि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर आपको पहुंचा पाएँ, क्योंकि उसमें दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं, एक सेकंड। इरेजर यहाँ पे हमारा है दोस्तों। आप यहाँ पे देखेंगे क्या हो जा रहा है जी, एक सेकंड दोस्तों, फिर उसी तरह इसको कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज हमारा है, ठीक है। इस तरह से हम एक समबाहु त्रिभुज को बना लेते हैं। अब बोल रहा है मान लीजिए कि ये भुजा ए है, ये भुजा हमारा बी है और ये भुजा हमारा सी है। अब बोल रहा है कि इस समबाहु त्रिभुज में इसका प्रत्येक भुजा कितना का है दोस्तों, 16 मीटर का है। अब बोल रहा है कि इसमें एक बकरी एक कोने पर बंधी, मान लीजिए कि बकरी हमारा यहाँ पे हमारा बकरी बंधी हुई है, और बोल रहा है कि 10.5 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है। 10.5 मीटर लंबी रस्सी का मान लेते हैं दोस्तों, ये रस्सी इसका जो है सो यहाँ तक हमारा होता है 10.5 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें बकरी चर पाएगी। तो देखिए ये हमारा क्षेत्रफल, बकरी जब चरेगी तो ऐसे चरेगी, ऐसे चरेगी। ऐसा नहीं कि बकरी यहाँ से रस्सी है तो इसका रस्सी और आगे चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो बकरी इतना में चलेगी दोस्तों। तो आप लोग जानते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा, समबाहु का मतलब प्रत्येक भुजा बराबर, तो उसका प्रत्येक एंगल दोस्तों हमारा होता है 60 डिग्री। ये भी हमारा हो जाएगा 60 डिग्री और ये भी हमारा हो जाएगा दोस्तों 60 डिग्री। तो प्रत्येक कोण हमारा इसका समबाहु त्रिभुज का होता है 60 डिग्री। और जो यहाँ पे बकरी है वो 10.5 मीटर लंबी जो है उतना ही में चर पाएगी। मतलब यहाँ से घूमेगी तो घूमते घूमते कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी। तो हमारा बोल रहा है कि बकरी जितना में चरेगी उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसको अगर सही से बारीकी से आप अगर समझने का प्रयास करोगे तो देखोगे दोस्तों ये एक सर्कल का निर्माण कर रहा है। ये ऐसे करके देखोगे दोस्तों तो ये सर्कल का निर्माण कर रहा है, और सर्कल में पूरा 360 डिग्री रहता है सर्कल। तो उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमको किसी पार्टिकुलर एंगल के लिए चाहिए, मतलब हमको यहाँ 60 डिग्री के लिए चाहिए। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर सीधा लिखेंगे 60/360 इंटू पाई और आर स्क्वायर। आर हमारा यहाँ कितना दोस्तों 10.5 है, क्योंकि इतना ही रेडियस में बकरी वो चर पाएगी ना, तो इतना ही रेडियस में चर पाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10.5 इंटू 10.5। फार्मूला जानते हैं ना दोस्तों, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा हो जाता है 1/6, और 1/6 को यहाँ पे लिख देते हैं। और पाई बराबर होता है हमारा 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से आप लोग देखोगे तो ये 7 से हमारा ये 1.5 बार में काटेगा दोस्तों यहाँ से, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये पूरा कैलकुलेट करोगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 2 3 6 और यहाँ पे हो जाएगा 11। ये 3 से हमारा कट जाएगा 0.5, और 11 गुने 5 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 11 गुने 5 यानी कि 5.5 गुने 10.5, ठीक है। तो 5.5 गुने 10.5 करेंगे दोस्तों तो हमारा आंसर आ जाएगा 57.75, एक सेकंड, 57.75 मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों इसको आप गुना कीजिएगा घर में, आपका आंसर यही आएगा। 5.5 गुने 10.5 करोगे तो बकरी जो है सो हमारा इस एरिया में चलेगी, और ये एरिया हमारा कितना होगा 57.75 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों,
5 संख्याओं का औसत 40 है, यदि पहली 4 संख्याएं 50, 52, 35, 46 है तो पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 संख्याओं का औसत दोस्तों 40 है, तो कोई दिक्कत नहीं, 40 गुने 5 हमारा ये पूरा संख्या का योग हो जाएगा दोस्तों। तो पहली संख्या बोल रहा है 50 है, दूसरी संख्या बोल रहा है दोस्तों 52 है, उसके बाद तीसरी संख्या बोल रहा है दोस्तों 35 है, और चौथी संख्या बोल रहा है 46 है। तो पांचवी संख्या निकालने बोल रहा है, तो पांचवी संख्या को दोस्तों x मान लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 40 × 200 बराबर, ये जोड़ेंगे दोस्तों तो 6 × 5 = 11, 2 = 13, ठीक है। बाकी यहाँ थे 4 × 1 = 5, 3 × 8 = 5, 13 और 5 = 18, यानी कि 183 प्लस x बच रहा है दोस्तों। तो x बराबर हमारा हो जाएगा दोस्तों 17, जो कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल आपका एवरेज का है, डिस्क्रिप्शन में वहाँ दिख जाएगा कि ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है सो एवरेज का है, और यहाँ से इस टाइमिंग से स्टार्ट हुआ ताकि आपको खोजने में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पीला और नीला रंग पसंद करने वाले, एक सेकेंड कि में जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, इसको ज़रा सा अरेंज कर देते हैं दोस्तों ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का है दोस्तों, एक ग्राफ दे दिया गया है, DI का क्वेश्चन है, बोल रहा है पीला और नीला रंग पसंद करने वाले छात्रों की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पीला रंग पसंद करने वाला कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे देखोगे आप हमारा 150 है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों ब्लू रंग पसंद करने वाला कितना है दोस्तों, तो यहाँ 50 है। तो ये बोल रहा है दोनों का अंतर का मतलब घटा देंगे और यहाँ पे 1 लगा देंगे, इस तरह का साइन। तो कितना है दोस्तों हमारा, इसका अंतर 100 है, तो इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, एडिटिंग में थोड़ा दिक्कत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को एक सेकंड रुकिएगा ज़रा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 7 से चालू किए हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, यदि a बराबर 1300, b बराबर 1450, तो b a से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों a बराबर 1300 है, b बराबर 1450 है, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कितना ज़्यादा है दोस्तों, 150 ज़्यादा है, कितना से, तो 1300 से। अब बोल रहा है प्रतिशत निकालने, तो 100 से गुना कर देंगे दोस्तों, तो 0 से हम डबल 0 से डबल 0 कटेगा, तो कितना बचेगा, यहाँ भागा दीजिएगा तो 150/13 को, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 13 से कटेगा, 13 एकम 13, फिर 20 है तो फिर 13 एकम 13, फिर यहाँ पे बचेगा आपका 7, तो 13 × 5 = 65, तो 11.5 समथिंग है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे वाला सवाल में। इससे पहले थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे, उसके बाद सिस्टम में थोड़ा सा हम इसको एडिटिंग नहीं किए थे तो उसको कर दिए। अब दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी टाइम बच गया इस तरह में। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बोल रहा है कि एक घन की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है और एक घनाभ की भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हैं। घन के आयतन और घनाभ के आयतन का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो घन का दोस्तों उसका सभी भुजा बराबर होता है, लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी। तो घन का आयतन हो जाता है सीधा भुजा क्यूब, यानी कि साइड क्यूब। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों घन की प्रत्येक भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो इसका हम लोग दोस्तों निकालेंगे क्यूब का जो है दोस्तों हम लोग निकालेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम। तो क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा दोस्तों हमारा 4 का क्यूब यानी कि 64, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग निकालेंगे दोस्तों घनाभ का मतलब आयतन। तो घनाभ को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में दोस्तों क्यूबॉइड, ठीक है। तो इसका हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम दोस्तों। तो इसका वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 2
गुने 3 गुने 4, क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, तो 4 तिया 12 दुना हो 4 तिया 12 दुना हो जाएगा दोस्तों 24। अब बोल रहा है घन के आयतन और घनाभ के आयतन का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारा घन का आयतन है 64 और घनाभ का आयतन हमारा 24, तो इसका हमारा अंतर कितना है दोस्तों? तो इसका अंतर हमारा 40 है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में है दोस्तों कि एक दुकानदार 3 उत्पाद A, B, C खरीदता है और उन्हें क्रमशः 20%, 30%, 40% के लाभ पर बेचता है। यदि इन उत्पादों के क्रय मूल्यों का अनुपात 4:3:2 है तो इनके विक्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखिए, पहला वस्तु को आदमी जो है, तो पहला वस्तु का दाम मान लीजिए 4 है। ठीक है, एक सेकंड, पहला वस्तु का दाम मान लीजिए 4 है दोस्तों। अब बोल रहा है इसको वो 20% के लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, तो 20% का लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोना में लिख देते हैं दोस्तों। 20% के लाभ का बराबर होता है 6/5, इसको याद रखिएगा, क्योंकि 20% बराबर 1/5, तो 1 का लाभ तो मतलब हो जाएगा 6/5। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 6/5। ठीक है, अब फिर यहाँ पे इस 2 है तो इस 2 कर देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे 3। अब 3 पर जो है दोस्तों 30% का लाभ कमा रहा है, तो 30% का मतलब होता है 13/10। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोस्तों हम लोग 13/10। उसके बाद फिर हम लोग का है 2 है, अब इस पर 2 पर कितना कमाई हो रहा है उसको, तो 40% का लाभ हो रहा है। तो 40% बराबर होता है दोस्तों, जैसे 20% बराबर हो गया 6/5। ठीक है, तो 40% बराबर 20% बराबर होता है दोस्तों 1/5। तो 40% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 2/5। 2/5 का मतलब हो जाता है दोस्तों 7/5। याद रखिएगा, 40% के लाभ बराबर होता है 7/5। अब क्या करना है, कुछ नहीं, कटना है। 5 से 1 बार में काटेंगे, 5 से 2 बार में काटेंगे, 5 से 1 बार में काटेंगे, तो ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों देखिए इसके नीचे में 2 बच रहा है, तो कुछ ना, इसको हटाने के लिए हर जगह हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो 6 × 24 दूना 48। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा बचेगा 13 तिया 39 दूना 13 तिया 39, क्योंकि ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो फिर खत्म हो जाएगा मामला, तो हो जाएगा यहाँ पे 13 तिया 39। उसके बाद हो जाएगा 7 दूना 14 दूना 28। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि 21 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 53 है, तो इन 21 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये एवरेज का और एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मिक्स क्वेश्चन है। अब देखिए इसका याद रखना एक फार्मूला होता है दोस्तों, SN बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d। इसका फार्मूला होता है SN, मतलब कोई संख्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, बोलेगा कि इसका सम ज्ञात कीजिए, तो उसमें ये फार्मूला लगाना है n/2 2a + n-1 × d। अब यही फार्मूला से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अब बोल रहा है कि 21 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 53 है, तो सबसे पहले 21 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना पड़ेगा। अब औसत निकालने के लिए जितना संख्या रहता है उससे भागा देना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ करेंगे हम लोग 21/2। ठीक है, 2 × ये हमको पहला मान ज्ञात करना है छोटी संख्या का, वो हम लोग को पता नहीं है, तो उसको मान लेंगे हम लोग ये + n-1 × d। यहाँ पे n कितना है दोस्तों 21 है, 21 वो संख्या है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 21। तो यहाँ पे 21 - 1 × d, क्रमागत बोल रहा है मतलब 1 2 3 4, तो इसका d का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 1, मतलब सारो अंतर उसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को, बराबर इतना। अब औसत निकालने बोल रहा है दोस्तों, तो औसत में भागा लगाएंगे कितना से, 21 से, क्योंकि 21 वो संख्या है। अब बराबर में यहाँ देंगे हम लोग 53। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ये 21 से हमारा ये 21 कट जाएगा ना, कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए हम लोग बचेगा यहाँ हमारा 2a + 21 में 20 1 घटेगा तो बचेगा 20, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 2 इधर भागम में है तो उधर जाके हो जाएगा क्या, गुना में, तो ये हो जाएगा हमारा 53 × 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमको निकालना है ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 53 दूना हो जाएगा हमारा 106 में 20 घटाएंगे तो बचेगा 86। उसके बाद ए का वैल्यू हो जाएगा हमारा 43, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये सिंपल हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है।
अब इसको देखेंगे क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे हमारा 25 है तो 25 का 25 उतार देंगे, 4/2 है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2, और 11 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 और 1 21। अब क्या करेंगे हम लोग, 25 - 2 + 21 बराबर हो जाता है 19, तो 19 दूना 38 और 6 हो जाएगा हमारा 44 सही उत्तर इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आपको ही बनाते रहना है अपने से, ठीक। अब बोल रहा है कि एक वस्तु को बेचते समय 20% और 30% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है, तो वस्तु के अंकित मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। 20% का छूट और 30% का छूट, 2 क्रमागत छूट दिया जा रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट छूट का फॉर्मूला होता है दोस्तों कि 20 को जोड़ दीजिए, 30 को जोड़ दीजिए और फिर घटाव में 20 × 30/100 कर दीजिए दोस्तों। तो 30 और 20 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 50 माइनस 3 दूना 6, तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 6, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 में 6 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 44%। 44% का बराबर हो जाता है दोस्तों यहाँ पे 21/25, ठीक है, 21/25। तो बोल रहा है कि वस्तु के अंकित मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात कर दीजिए। तो अंकित मूल्य हमारा कितना है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप 25 रुपया, ठीक है। अब बोल रहा है और उसके विक्रय मूल्य का अंतर, जब अंकित मूल्य 25 है, एक सेकंड कहीं मिस तो नहीं किए, 25 में 6 किया तो 44, ठीक है। तो 44 को हो जाएगा यहाँ पे 11, यहाँ पे दोस्तों होगा 11, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। कैसे याद रखिएगा, 44% है ना, तो 44% को हम लोग 11 × 44 करेंगे और 25 × 100 करेंगे, तो 4 कॉमन खत्म हो जाएगा, तो 11/25 होगा। तो अंकित मूल्य दोस्तों 25 है और 11 रुपया का छूट मिल जाएगा, तो कितना रुपया का विक्रय मूल्य हो जाएगा, हो जाएगा आपका 25 - 11 रुपये का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा दोस्तों कितना, तो 14 रुपया। 25 - 11 यानी कि 14 रुपया हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कर कीजिए। तो अंकित मूल्य हमारा देखिए 25 है और विक्रय मूल्य 14 है, तो इसका अनुपात हो जाएगा दोस्तों 25:14, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बोल रहा है कि P एक कार्य का आधा भाग यानी कि 1/2, ये यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है और ये यहाँ पे हमारा 1/5 लिखा हुआ है, याद रखिएगा। थोड़ा सा कम दिख रहा होगा तो, क्योंकि पहले से कम लिखा हुआ। अब बोल रहा है कि P एक कार्य का 1/2 भाग 10 दिन में पूरा करेगा, Q उसी का 1/5 भाग 4 दिन में पूरा कर सकता है। तो बोल रहा है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो 1/2 जो है, ये जो P है भाई साहब, वो 1/2 काम जो है वो कर रहा है 10 दिन में। तो पूरा काम यानी कि एक काम कितने दिन में करेगा, तो ये दोस्तों इधर गुना हो जाएगा कि नहीं 2 में, तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 20 दिन में ये काम करेगा। ये 2 को यहाँ से हटा देते हैं, समझ गए आप। अब मान लीजिए दोस्तों इसी तरह से, चुपचाप एकदम काम करो। उसके बाद हमारा यहाँ Q है दोस्तों, Q में हमारा है 1/5 काम जो है दोस्तों वो कितना दिन में कर रहा है दोस्तों, 4 दिन में। तो एक काम कितना दिन में करेगा, तो ये 5 को इधर से गुना नहीं कर देंगे गुना, अबे सीधा रहो यार, हाँ इस 5 को इधर ऐसे गुना कर देंगे, तो हमारा ये 5 यहाँ से ख़त्म कर देंगे दोस्तों। तो एक काम कितना दिन में करेगा, तो ये भी एक काम करेगा 20 दिन में दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, ये भी बेचारा 20 दिन में कर रहा है, ये भी 20 दिन में कर रहा है, तो ये दोनों का निकालेंगे दोस्तों एलसीएम। तो इसका क्षमता हो जाएगा 1, इसका भी क्षमता हो जाएगा 1, क्योंकि 20/20 1, 20/20 1, तो हमारा हो जाएगा 20/2 यानी कि 10 दिन। एक इसका क्षमता P का और एक Q का क्षमता, दोनों का क्षमता बराबर है 2 है, तो हमारा काम कितना दिन में फिनिश कर देगा दोस्तों, 10 दिन में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। कितना सिंपल सवाल है, यदि 10 पुस्तकों का मूल्य 250 रुपया है तो 15 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ 10 पुस्तक का मूल्य कितना है, 250, 0 से 0 काटेंगे, यहाँ इधर बच गया 1, इधर बच गया 25। अब बोल रहा 15 पुस्तक का मूल्य क्या है, तो इधर मान लीजिए 15 पुस्तक का मूल्य गुना करेंगे, तो इधरों 15 पुस्तक का मूल्य गुना करेंगे, तो 25 × 15 करेंगे दोस्तों, तो हमारा सीधा आंसर आ जाएगा 375, है कि 15 × 75,
15 दूना 30 और 7 37। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये भी सवाल में दम नहीं है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24,000 पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। ये लड़का इसमें कन्फ्यूज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। तो कभी फार्मूला गलती से लगा दिया सिंपल इंटरेस्ट का तो आंसर गलत आ जाएगा। और शायद ऑप्शन दिया है क्या, 14 ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन कहीं दे देगा आपका सिंपल इंटरेस्ट के आधार पर, तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो यहाँ पे हमारा है दोस्तों 24,000 रुपया। अब आपको एक फार्मूला पढ़ेंगे दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट में, अगर 10% का 2 ठो इंटरेस्ट है तो उसको इक्विवेलेंट इंटरेस्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं मेरे दोस्त, तो 10 को गुना 10 प्लस करेंगे 10 माइनस 10 फिर प्लस करेंगे 10 इंटू 10/100। आप ये पूरा को सॉल्व करोगे दोस्तों ना, तो यहाँ पे हमारा आएगा 21% 2 साल का इक्विवेलेंट रेट। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 21%। ठीक है, अब 21% हमारा आ गया दोस्तों। तो परसेंट जैसे यहाँ से खचाक उड़ता है वैसे 2 जीरो को ही उड़ा देता है। अब यहाँ पे क्या रह गया, 24 गुने 21 हमको करना है दोस्तों। तो 24 गुना 21 क्या होता है, 24 एकम 24 हो गया, 24 दूना 48 और 2 50, और यहाँ पे 1 जीरो हो जाएगा। तो 5040 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए ये आपका क्वेश्चन है शंकु से और आता है किसमें, मेंसुरेशन चैप्टर में। आपका CGL हो, CHSL हो, MTS हो दोस्तों, क्वेश्चन हर एग्जाम में सेम लेवल का ही आता है, थोड़ा मोड़ा डिफर करता है। तो ये मत सोचिएगा कि MTS छोट मोट एग्जाम है तो क्वेश्चन का लेवल सिंपल रहेगा, इसमें भी क्वेश्चन थोड़ा सा आता है दोस्तों। ठीक है, बोल रहा है यदि किसी शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए तो शंकु का आयतन उसके पिछले आयतन का कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए दोस्तों किसी शंकु की ऊंचाई को हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में, थोड़ा इंग्लिश को समझिएगा दोस्तों, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा लगता है लिखने में। ठीक है, तो इसका हाइट यहाँ पे लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है, पहले मान यदि किसी शंकु की ऊंचाई और आधार त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए। मान लेते हैं दोस्तों कि शंकु का जो ऊंचाई है वो पहले 1 है। ठीक है, समझ गए। अब उसी तरह से शंकु का जो त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों रेडियस। ठीक है, और उसका जो रेडियस भी है मान लेते हैं पहले 1 है। लेकिन क्या बोल रहा है दोस्तों कि अगर दोनों का हाइट को और त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए तो हम दुगुना कर देते हैं। पहले इसका हाइट कितना था शंकु का शेप होता है मेरे मित्रों, अबे इससे रहने यार, ये है दोस्तों हमारा शंकु। ठीक है, अब ये इसका हो जाएगा हमारा हाइट और ये हो जाएगा दोस्तों इसका रेडियस, याद रखिएगा। तो पहले हाइट 1 है, बोल रहे हैं कि हाइट को डबल कर देंगे मतलब 2 कर देंगे। पहले रेडियस 1 है मतलब त्रिज्या 1 है, अब इसका बोल रहे हैं कि डबल कर देंगे मतलब 2 कर देंगे। तो क्या फ़र्क पड़ेगा, तो शंकु का जो दोस्तों आयतन होता है, यहाँ आयतन का डिस्कशन किया ना, तो शंकु का आयतन होता है, क्या होता है, इसका वॉल्यूम बराबर होता है दोस्तों 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पे फार्मूला बैठाएंगे पहला वाला, पहले हाइट कितना है 1 है और फिर 1 है इसका रेडियस। तो फार्मूला बैठा दो मेरे मित्रों 1/3 पाई, और रेडियस कितना है यहाँ पहले 1 है मतलब त्रिज्या, तो 1 का स्क्वायर करेंगे और उसका ऊंचाई कितना है 1 है। लेकिन बाद में क्या करेंगे, बाद में हम लोग देखिए दिया हुआ है इसका रेडियस कितना है 2, तो फिर फार्मूला बैठाओ इसका 1/3 पाई, रेडियस कितना है दोस्तों 2, तो 2 का हम लोग करेंगे स्क्वायर इंटू फिर इसका हाइट कितना हो गया पहले 1 से 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। अब देखिए पाई से हमारे मित्रों पाई कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 1 का स्क्वायर गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, और यहाँ पे 2 दूना 4 दूना हो जाएगा 8। तो पहले हमारा जो इसका वॉल्यूम है 1 है और बाद में वॉल्यूम 8 हो जा रहा है, तो कितना गुना हो जा रहा है मेरे भैया, तो 8 गुना हो जा रहा है। समझ गए कि नहीं, ये मेंसुरेशन का सवाल था। मेंसुरेशन का मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्षेत्र में थी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। वर्ष 2020 में एक शहर की जनसंख्या 2 लाख थी। जनसंख्या वृद्धि की दर 8% प्रति वार्षिक है, मतलब प्रत्येक वर्ष 8% बढ़ता है।
तो बोल रहा है वर्ष 2022 में उस शहर की जनसंख्या कितना हो जाएगा। तो मेरे भैया 2020 में जो हमारा जनसंख्या था वो कितना था, 2 लाख था। अब बोल रहा है 2 वर्ष बाद, तो 8% का कंपाउंड करेंगे दोस्तों हम लोग 2 साल का, मतलब 2 ईयर का, तो क्या हो जाएगा मेरे भैया 8%, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 8 प्लस 8 गुने 8/100, यानी कि मेरे दोस्त 8 और 8 16, 16.64% हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि 2 साल बाद जनसंख्या कितना हो जाएगा, वृद्धि कितना होगा, सो नहीं, जनसंख्या कितना हो जाएगा। तो जनसंख्या कितना हो जाएगा, तो 16.64 है, तो इसको कर देंगे 100 से प्लस, तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 116.64% हो जाएगा। कितना साल बाद दोस्तों, 2 साल के बाद जनसंख्या उस शहर का, मतलब कौन सा ईयर में, 2022 में। ठीक है, तो 2 लाख यहाँ है भैया, और यहाँ पे 116.64 है, तो परसेंटेज को काटेंगे तो यहाँ से 2 जीरो हट जाएगा, फिर यहाँ से ई दशमलव हटाएंगे तो फिर 2 जीरो हट जाएगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 11,664 को 2 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 6 दूना 12, ठीक है, 6 दूना 12 और 1 13, 11 दूना 22 और 1 23। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा आंसर 23,32,80, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 में है, मतलब 2,33,280 हो जाएगा जनसंख्या 2022 में उस शहर का। ठीक है मेरे भैया, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दिए गए भिन्नों में 2/5, 3/7 और 4/9 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम सबसे पहले होता है डिजिट का, मतलब बोला 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालो दोस्तों, तो आराम से निकाल देगा दोस्तों लड़का लोग। लेकिन अगर बोलेगा किसी भिन्न का, मतलब भिन्न मतलब फ्रैक्शन, तो 2/5, 3/7, 4/9 का एलसीएम निकालने, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं और नीचे वालों का एचसीएफ निकालते हैं। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो हो जाएगा 3 चक 12, और नीचे वाला का एचसीएफ कितना होगा, 5, 7, 9 का कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारा 12, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है दोस्तों, पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको एग्जाम क्रैक करना, तो कोई दूसरा रूट नहीं है आपके लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बनाने में लगता है, बल लगता है टाइम कंज्यूमिंग। अब इसको भी सॉल्व कर देंगे। एक नाव धारा की दिशा में, ये पहले आपको बुझना पड़ेगा भैया, पनिया बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं दोस्तों ये हमारा नाव है, ठीक है, नाव बना दिए इसको, और पानी जो हमारा है दोस्तों सो एन से एन बह रहा है। ठीक है, और एक नाव इधर ही बनाते हैं। ठीक, बोल रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में 16 मिनट का और धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 24 मिनट का समय लेती है। यदि शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए नाव यहाँ से बेचारा चालू हुआ और यहाँ पे जाके ख़त्म हुआ, और इसके बीच का दूरी हमारा d है। ठीक है, और इस नाव का जो और ये जो सॉरी ये जो नदी में जो पानी बह रहा है, ठीक है, पानी बह रहा है, इसका चाल बोल रहा है, धारा की चाल बोल रहा है। तो नदियों में जो पानी का स्पीड है, जैसे मान लीजिए नदी में आप दोस्तों धारा के दिशा में ही अगर तैरते हैं तो आपको कम बल लगता है ना। कैसे, क्यों बल लगता है, क्योंकि धारा का नदी का जो धारा है उसका भी एक अपना स्पीड होता है और आपका स्पीड होता है, तो दोनों मिक्स हो जाता है कि नहीं। लेकिन बोलेगा धारा के विपरीत में पानी बह रहा है इधर, आपको बोलेगा जाने के लिए इधर, तो आपको उल्टा ज़्यादा बल लगेगा कि नहीं, सो बताइए। तो इसका एक फार्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है 16 मिनट इसको लगता है धारा के दिशा में जाने में, तो कुछ नहीं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या है यहाँ दोस्तों, यहाँ पे हमारा d है, और चाल हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका चाल है 15, और धारा का चाल को मान लेते हैं x। x जो है दोस्तों हम लोग मान लेते हैं धारा का चाल। ठीक है, धारा का चाल, ओके, इसको मान लेते हैं एक बार फिर से मेरे भैया 15। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1, और बोल रहा है कि 24 मिनट ये बेचारा के लग जाता है धारा के विपरीत जाने में। धारा के विपरीत मतलब क्या हो जाएगा कि जो धारा का नाव का चाल है नॉर्मली, उसमें से धारा का चाल घटा देंगे। अब ये बेचारा 2 इक्वेशन यहाँ पे हो गया है। अब इसको सॉल्व करके हमको x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि x का वैल्यू ही हमारा धारा की चाल है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि धारा की चाल ज्ञात करो मेरे भैया।
तो कुछ नहीं करेंगे, ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो भागा लगा दो चुपचाप इक्वेशन 1 और 2 को। तो 16 और 24 है, तो 8 दूना 16 और 8 तिया 24 हो जाएगा। ऊपर में हमारा 15 माइनस एक्स और नीचे में हमारा हो जाएगा 15 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो खचाखच एकदम करके। तो यहाँ पे हमारा बचेगा सीधा 5x बराबर कितना बचेगा दोस्तों, 15 बचेगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों, 5x बराबर 15 बचेगा। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है, मन में। तो x बराबर हमारा आएगा 3, जो कि क्या होगा दोस्तों, हमारा धारा का चाल हो जाएगा। ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात आपका दिमाग में चलेगा, यार यहाँ 16 मिनट है, यहाँ 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे घंटा है, यहाँ मिनट है। तो हम लोग मिनट को घंटा में चेंज नहीं किए या फिर घंटा को मिनट में चेंज नहीं किए। अब क्यों नहीं चेंज किए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मिनट भी है, यहाँ भी मिनट है, दोनों को जब भागा लगाएं तो मिनट और मिनट कट गया ना मेरे दोस्त, इसीलिए उसको चेंज नहीं किए। थोड़ा कन्फ्यूजन लड़का लोग में रहता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 2 पाइप मान लेते हैं मेरे भैया, एक पाइप ये है बेचारा और एक पाइप सॉरी ये है बड़का गो हौदा टंकी, एक पाइप ये है और एक पाइप ये है। ठीक है, बोल रहा है कि 2 पाइप डी और ई, मान लेते हैं ये डी पाइप है, ये ई पाइप है, अकेले एक टंकी को क्रमशः 26 घंटा और 78 घंटा में भर सकता है। तो पहला पाइप जो हमारा डी है दोस्तों, ये हमारा 26 घंटा में भर सकता है, और दूसरा पाइप हमारा ई है, ये 78 घंटा में भर सकता है। तो बोलता है कि यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, एक भी खोल दिए दूसरा को खोल देंगे, तो कितना टाइम लगेगा। तो कुछ नहीं करेंगे, इस सिंपल इसका एलसीएम निकाल लेंगे 26 और 78 का। तो 26 या 78 कट ही रहा है, तो 78 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा, पूरा टंकी का क्षमता मान लिया 78 लीटर है, तो इसका पाइप डी का जो क्षमता होगा वो 3 लीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है, ओके। और पाइप ई का जो क्षमता होगा 1 लीटर प्रति घंटा होगा। तो बोल रहा है कि दोनों पाइप मिलकर कितना समय भरेगा, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 78 भागा कर देंगे, 3 और 1 कितना हो जाता है 4। अब इसको हम लोग गुना भाग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 39/2, और 39/2 बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, तो होता है 19 सही 1/2 मतलब 19.5, जो कि 19.5 घंटा क्या होगा लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा सिंपल। 140/9 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान एक ट्रेन 27 सेकंड में एक खंभे को पार करती है। तो बोलता है दोस्तों ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की लंबाई बोलिए या फिर दूरी बोलिए, इसका फार्मूला होता है दोस्तों दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो यहाँ पे बोल रहा है कि चाल कितना है, तो 140/9 है, चाल बराबर स्पीड मतलब 140/9, और समय कितना लग रहा है दोस्तों 27 सेकंड लग रहा है। कुछ नहीं करेंगे, 9 तिया 27 करेंगे, 14 तिया 42 करेंगे, यानी कि 420 मिनट इसका 420 मीटर इसका सही उत्तर होगा। ट्रेन का क्या होगा दोस्तों, लंबाई कितना होगा, ट्रेन का लंबाई हो जाएगा 420 मीटर। ये खुट्टा को पार करना है इसको 27 सेकंड में। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 580 में खरीदी, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा। तो 580 में ही बेचारा खरीदा, तो 25% का लाभ बराबर 25% बराबर होता है सबसे पहले हमारा 1/4, और 1 का लाभ कमाएगा 4 पर, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 5/4। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग कितना 5/4। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 290 बटा यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे कर देंगे तो 29 दूना कितना हो जाएगा 29 गुने 25 यहाँ करेंगे हम लोग 29 गुने 25। तो 29 गुने 25 करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा यार, तो क्या आ जाएगा आंसर 5 नवा हो जाएगा हमारा यहाँ पे 45, 2 और 7, तो 725 का हो जाएगा हमारा सही उत्तर। गुना कर लीजिएगा आप लोग इसको घर में बढ़िया से बाबू ने, तो दिक्कत हो सकता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। फिर से आ गया हमारा सिंप्लीफिकेशन का सवाल। 540 के 42% के 11/14 का 5/9 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर माइनस 45 का वैल्यू क्या होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे जैसे मामला है वैसे वैसे कर देंगे, कुछ नहीं होगा। 42% यहाँ पे है, फिर यहाँ पे बोल रहा है 11/14 है, गुने है 5/9 है। अभी क्वेश्चन मार्क बेचारा को मान लेते हैं ये x², एक्स पर तो ये सारा काम ही होता है दोस्त मैथ में। अब देखिए
सॉरी ये परसेंट यहाँ है ना, कोई दिक्कत 42%। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, तो ये 14 एकन 14 और 14 तिया 42, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा 3 एकन 3 और 3 तिया 9, फिर यहाँ 3 से काटेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 18 तिया 54। अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा तो क्या हो जाएगा 180 गुने परसेंट, मतलब 1%, ठीक है। यहाँ पे 1% बचा नहीं, परसेंट गुने 11 गुने 5। इस 5 को यहाँ पे छोड़ के यहाँ करते हैं थोड़ा सहूलियत के लिए यार। अब उसके बाद यहाँ पे गुना कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे हमारा होगा x² माइनस 45। अब दोस्तों 18 25 कितना होता है 90, एक जीरो और है, और फिर यहाँ पे गुना में 1% है, फिर यहाँ पे 11 है माइनस x² माइनस 45 है, ठीक है। तो ये परसेंट हटेगा तो सीधा 2 जीरो खत्म कर देता है, करता है कि नहीं करता है दोस्तों। अब 11 गुना में है, सॉरी 11 गुना में। अब यहाँ पे हमारा बच गया 11 9 99 प्लस 45 बराबर x²। ये 99 45 हो जाएगा 144, मतलब x बराबर हमारा हो जाएगा वैल्यू 12, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान है दोस्तों, आपको शायद देखने में दिक्कत हो सकता है। ये आपका स्नीकर है, ठीक है, और ये आपका जो है सो 15% है, याद रखिएगा। ये है आपका 5 स्टार जो कि है हमारा 20%, और ये आपका डेयरी मिल्क है जो कि है आपका 25%। बोल रहा है डेयरी मिल्क 5 स्टार, ठीक है, और स्नीकर चॉकलेटों की कुल मिलाकर औसत संख्या, जैसे डेयरी मिल्क है 25%, 5 स्टार है 20% और स्नीकर है 15%। बोल रहा है इसका औसत संख्या गुना बोलेंगे निकालने के लिए क्या करेंगे वो लोग, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे यहाँ पे 25 प्लस 20 प्लस 15/3। तो इसका औसत कितना निकल गया मेरे दोस्त, 25 5 30 10 40 20 60/3 बराबर 20%। तो बोल रहा है चॉकलेटों की कुल मिलाकर औसत संख्या दिए गए किस प्रकार के चॉकलेट की वितरित की गई संख्या के बराबर है। तो डेयरी मिल्क यहाँ 25% है, हमारा आंसर वो 20% आ रहा है, तो ये मैच नहीं करेगा, इसको काट देंगे। पर्क नहीं दिया यार, पर्क यहाँ पे 16% है, ये वाला पर्क हुआ है ये 16% है, हमारा 20% है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। मार्स, ये है हमारा मार्स जो कि हमारा है 24%, ठीक है, 24% हमारा 20% है, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा 5 स्टार होगा, क्योंकि 5 स्टार 20% है, हमारा आंसर भी 20% आया है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन को हम कई बार ट्राई किए बनाने का, आप भी देखिएगा। लगता है हमको कि इसका आंसर गलत है या फिर क्वेश्चन सेट करने में थोड़ा दिक्कत हुआ है एग्जामिनर को। इस क्वेश्चन को आप एक बार ज़रूर देखिएगा और ग्रुप में शेयर कीजिएगा। इस क्वेश्चन में हमको भी डाउट है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। एक पंक्ति में व्यवस्थित 5 संख्याओं का औसत 309 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 231.5। तो पंक्ति के बीच में बैठे ठीक बीच में कौन सी संख्या बैठी हुई है। तो बोल रहा है कि ठीक है 5 संख्या का औसत कितना है 309 है, तो टोटल संख्या निकाल देंगे 5 गुने 309। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है, तो कुछ नहीं करेंगे, 431 गुने 2 करेंगे, बीच वाला संख्या को x मानेंगे, और लास्ट के 2 संख्या का औसत हमारा कितना है मेरे भैया 231.5। तो कुछ नहीं बोल रहे, बीच वाले संख्या का मान निकालो, मतलब ये x का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 × 1545 बराबर 43 दूना 86, 2 हो जाएगा 862 प्लस x प्लस ये 2 23 दूना 46 462 463 ही हो जाएगा शायद, हाँ 463 होगा। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 862 और 463, तो हो जाएगा हमारा 3 और 2 5 6 6 12 8 4 12 और 1 13 प्लस x बराबर 1545, ठीक है। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1300 और 200, मतलब 200 हो जाएगा हमारा 20, जो कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, समझने का फेर है सिर्फ, वरना बड़ा आसान है। अरुण ने एक पुराना कंप्यूटर खरीदा, मतलब मान लेते हैं कि अरुण बेचारा 100 रुपया में एक कंप्यूटर को खरीदा, ठीक है दोस्तों। एक कंप्यूटर कितना में खरीदा 100 रुपया में।
उसकी मरम्मत पर बेचारा 110 रुपया खर्च कर दिया, तो x प्लस 110 करेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है फिर उसने इसे भोला को, किसको दोस्तों, भोला को 20% के लाभ पर बेचा, तो 20% बराबर होता है 1/5, मतलब लाभ 1 का होगा 5 पर, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 6/5 पर ही भोज दिया भोला को, तो ये भोला को इतना में खरीदना पड़ा। अब भोला भी बोल रहा है यार कोई दिक्कत नहीं है यार, हम गड़बड़ माल खरीदने, गड़बड़ कंप्यूटर, बोल रहा है कि अच्छा हम बेचते हैं चंदन को 10% के हानि पर, तो 10% का वैल्यू होता है 1/10, तो 1 का हानि 10 पर, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों 9/10 पर बेचेगा। अब बोल रहा है चंदन बोला यार तुम भी हानि पर दिया लेकिन गड़बड़ माल दिया। फिर चंदन क्या करता है, इसको 10% के लाभ पर बेच देता है, तो 11/10 हो जाएगा। 10% के लाभ पर बेचा तो कितना में बेचा मेरे भैया 1188 रुपया में। तो बोल रहा है अरुण ने कंप्यूटर कितने में खरीदा था, तो कंप्यूटर खरीदने का मूल्य हम 1 रुपया माने कि नहीं, तो यही x का वैल्यू निकालना है मेरे भैया, तो कोई दिक्कत नहीं x यहाँ कर देंगे। अब देखिए 11 से काटेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो 11 1 11 और 11 8 88, ठीक है दोस्तों। 9 से काटेंगे तो 9 1 9, 9 दूना 18, 6 से काटेंगे तो 6 1 6, 6 दूना 12, तो 10 5 50 दहें 500 दूना 1000 हो जाएगा, मतलब x प्लस 110 बराबर हो जाएगा हमारा 1000। तो x का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, यानी हो जाएगा 890 रुपये, ठीक है। तो x का वैल्यू हो जाएगा 890। अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। मंगलवार सोमवार रविवार को स्टोर एस पर बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या और मंगलवार बुधवार गुरुवार को स्टोर पी पर बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो स्टोर एस हमारा सबसे पहले ये वाला है दोस्त, ठीक है, और स्टोर पी हमारा ए वाला है। तो बोल रहा है कि मंगलवार सोमवार और रविवार को स्टोर एस पर, तो मंगलवार सोमवार और रविवार स्टोर एस पर बेचा गया कितना माल है, तो 68 प्लस 74 प्लस 78, याद रखिएगा ये 68 है, ये 74 है और ये 78 लिख दिए। स्टोर एस पर कब खरीदा गया, रविवार सोमवार और मंगलवार को। उसके बाद बोल रहा है कि स्टोर पी पर मंगलवार बुधवार और गुरुवार, मंगलवार बुधवार और गुरुवार स्टोर पी पर कितना माल खरीदा गया है, तो 49 70 और 90, और सीधा बोल रहा है कि इसका अनुपात निकालो, तो 8 4 12 8 20 हो जाएगा दोस्तों। 7 8 2 9 और 7 16 और 6 हो जाएगा हमारा 22, और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, तो यहाँ पे 9 7 16 और 4 20, तो हो जाएगा 220:209। अब ये बेचारा का ऑप्शन हम दे भी नहीं किया है, तो नहीं दिया है, तो इसका भी उपाय लगाते हैं। एक सेकंड, इसको 220 लिखते हैं साफ साफ ताकि आपको दिखाई पड़े। अब यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है, तो डिविजिबल है तो भागा लगा ही देते हैं, क्यों छोड़ेंगे। तो यहाँ से इसको 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22 बचेगा 20, इसको काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा 11 है क्या 11 11 99, तो 20:19 दोस्तों इसका क्या आ गया हमारा सही आंसर आ गया किसका, तो मंगलवार सोमवार और रविवार को स्टोर एस पर बेचे गए कंप्यूटर और मंगलवार बुधवार और गुरुवार को स्टोर पी पर बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या आ गई, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 20:19। तो दोस्तों इस तरह से 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई दूसरा चारा नहीं अगर आप इस फील्ड में आए हैं और एक बेहतर मतलब परफॉर्मर बनना चाहते हैं, एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।